हाँ दोस्तों, पार्ट 7 में आपने देख लिया होगा कि मैंने आपको पार्ट 7 में तो एक क्वेश्चन दिया गया था कि 16वीं 17वीं से आप क्वेश्चन को लिखे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने बनाया होगा क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीक़ा से। और इसी तरह मैं क्वेश्चन आपको हर पढ़ाने के बाद टॉपिक आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप उसे लिखने की प्रैक्टिस डालें, क्योंकि आप जब लिखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने क्या लिखा, कितनी गलती हो सकती है, कितने सही हो सकते हैं ना लिखने के। आपको मैंने व्यावसायिक क्रांति के बारे में बता दिया था। आपका यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है प्रबोधन का विचार। ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 को आपने कवर कर लिया होगा बहुत अच्छे से। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से कॉपी नोट तैयार कर रहे होंगे। और मैं सोचता हूँ कि परिवर्तन, ये देखिए यूरोपीय प्रबंधन तथा इसका प्रभाव, यहीं से आपका सिलेबस है यूपीएससी में। और अमेरिकी क्रांति और विश्व इतिहास में इसका महत्व, फ्रांस की क्रांति, यूरोप का रूपांतर तथा अन्य महाद्वीपों पर प्रभाव, 19वीं सदी उदारवाद और राष्ट्रवाद का प्रसार, इटली एवं जर्मनी राष्ट्र के रूप में संगठित होना तथा पुराने साम्राज्यों का विघटन। पार्ट 2 में हम इतना ही टॉपिक कवर करेंगे, 4 टॉपिक आपको, फिर पार्ट 3 मिलेगा, पार्ट 4 मिलेगा, ठीक है। तो ये पार्ट 2 में आपको इतने टॉपिक कवर मिलेंगे। ये देखेंगे प्रबोधन के विचार से यूरोप में किस प्रकार क्रांति होगी, यूरोप में किस प्रकार से आधुनिकता आएगी, यूरोप का किस प्रकार साम्राज्य विस्तार की नीति घटित होगी। ये सारे बिंदुओं पे हम बात करते जाएंगे। फ्रांस में किस प्रकार की क्रांति होगी, अमेरिका में किस प्रकार की क्रांति होगी, अमेरिकी क्रांति से फ्रांस को क्या फायदा होगा या फ्रांस की क्या नुकसान, ये सारे टॉपिक चर्चे होते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे और लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। मैं आपको नोट तैयार करवा रहा हूँ घर बैठे, तो आप नोट तैयार करते जाएं अपने लिए, और दूसरों को भी इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो उनको भी लाभ होगा। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि बेगर पढ़ाई किए हुए हासिल कुछ नहीं कर सकते हो, भले ही आपकी नौकरी ना लगे, लेकिन आप देश दुनिया की नॉलेज से वाकिफ हो जाएं कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे पहले सोच कैसे थे, अभी आधुनिकता का दौर कैसे गुजर रहा है और कैसे चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, और आपके विचार से आप भी सामने आए और लोगों को शिक्षित करने में जितना योगदान दें तो ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि हर आधुनिक में आधुनिक लोगों की जरूरत पड़ती है, बुजुर्गों की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा मानना, आगे आपका क्या मानना है कि आधुनिकता में बुजुर्गों की अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हीं को लेके आया जाए। मेरी तो मानना है कि आधुनिकता में नए लोगों की जरूरत पड़ती है तो ही आधुनिकता आती है, और नए विचार और नए सोच उत्पन्न हो तो ही आधुनिकता आती है। तो चले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आपको 2 मिनट की बातें थी, 2 से 3 मिनट। ये देखिए प्रबोधन, एनलाइटमेंट, इसका अर्थ का एक तात्पर्य आधार अथवा कारण, प्रबुद्ध चिंतक तथा उनके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विचार। प्रबुद्ध मतलब ज्ञान से जो पढ़ा हो, उसके चिंतक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पर किस प्रकार असर पड़ेगा उसको देखेंगे। यूरोप पर प्रबोधन का प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक 3 कारक पे पड़ेगा। प्रबोधन का चिंतन या विचार कहें, या उनके द्वारा कहे जाने वाले कुछ शब्द जो हैं, प्रवचन जो देखे गए हैं, इस प्रकार। प्रबोधन से तात्पर्य है कि लंबे काल के अंधकार के पश्चात प्रकाश का काल या अंधकार तथा अज्ञानता, सहिष्णुता का तथा अतीत के प्रति दास्ता बोध था। प्रबोधन कहता कि हम एक अंधकार के युग में जी रहे हैं, प्रकाश का काल आना चाहिए। अंधकार और ज्ञानता का जो काल है वो असहिष्णुता का काल, मतलब सह रहे हैं हम, मतलब कोई हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा, हम सहे जा रहे हैं, या दास्ता का बोध। इस सारे टॉपिक पर चोट पहुंचाएगा प्रबोधन। किस प्रकार चोट पहुंचाएगा देखिए। आधार सामाजिक, मध्य वर्ग पर ध्यान देगा, सामाजिक में राजतंत्र, कुलीन एवं वर्ग एवं चर्च पर मांगों की एक तालिका होगा। 16वीं सदी में वैज्ञानिक अन्वेषण, वैज्ञानिकों के महत्व को दिया जाएगा। 19वीं सदी के वैज्ञानिक क्रांति आ जाएगी। प्रकृति से सत्य का पर्दा हटाया जाएगा। और प्रकृति पे कहाँ तक हमको विश्वास करनी चाहिए, यही तो मजा है भाई। जब प्रकृति की कहाँ तक हम लोग सब कुछ भगवान की लीला पे छोड़ देते हैं, ये गॉड है, जो करेंगे गॉड ही करेंगे ना। यही लीला को हमको समझना पड़ेगा कि हम वैज्ञानिक को कहाँ तक महत्व दें, और विज्ञान भी कहाँ तक महत्व देता है, और लास्ट में कहाँ तक प्रकृति पे जाके अपने विचार को छोड़ देता है ना। विज्ञान भी यही करता है भाई, जब तक वो खोज रहा है, जहां उसकी खोज समाप्त
वहां से वो बोलता है ये प्रकृति की नियम है ना। जिस दिन वो उसे खोज लेता है वहां से प्रकृति के नियम हट जाते, बोलते नहीं ये प्रकृति का खेल नहीं है, इस कारण से अपने विचार बता दे, इस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है, कारण बता दी होगी, वहां से प्रकृति की घटनाएं खत्म। जहां तक उसकी खोज नहीं वहां तक प्रकृति की खोज स्टार्ट हो जाती है। प्रकृति पे बल एवं पर्दाफाश होगा। चलिए प्रबोधन के विचार देखते हैं, बड़े मजे आएंगे आप लोगों को। देखिए थोड़ी लंबी वीडियो हो जाती है ना। प्रबोधन के आधार देखिए आपको नोट करते जाना है, हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए नोट मैं करा रहा हूँ, खास करके मैं आपको नोट ही कराने आया हूँ। प्रबोधन के आधार पर विचार करने से हमें ज्ञात होता है कि इसका सामाजिक आधार उभरते हुए मध्य वर्ग ने तैयार किया। एक तरफ जहां राजतंत्र स्थापित हो गया था, वहीं मध्य वर्ग में भी अब शक्ति एवं आत्मविश्वास आ गया था और उसी राजतंत्र कुलीन वर्ग एवं चर्च के समक्ष उद्धार करने के लिए नई मांगे रख दी। वही समय था जब 17वीं सदी के वैज्ञानिक क्रांति प्राकृतिक से और रहस्य का पर्दा हटा दिया था। वैज्ञानिक ने प्रकृति पर जो रहस्य का था वो पर्दा हटा रहा था। फिर लोगों को यह ज्ञात हो गया था कि प्रकृति को कोई ईश्वर नहीं चला रहा था, प्रकृति को कोई ईश्वर नहीं चला, बल्कि प्रकृति अपने नियमों से संचालित होती है। अतः अब यही मांग मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों ने राजतंत्र कुलीन एवं चर्च के समक्ष रख दी। यही मांग, प्रकृति खुद अपने नियम चला रहे हैं, ना कि प्रकृति चला रहे हैं, ना ईश्वर कोई चला रहा है, प्रकृति के नियम है उसी से चलते हैं। रास्ते में चर्च के समक्ष रखती। जब प्रकृति के नियमों में ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं है, जब प्रकृति के नियम में ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं है, तो फिर आपका हमारे जीवन में किस प्रकार हस्तक्षेप होगा? तो फिर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं के संचालन में सरकार, कुलीन वर्ग और चर्च का हस्तक्षेप क्यों? हम नहीं करेंगे विश्वास आपके ऊपर। कह दिया ना, प्रबोधन ने लोगों को सिखा रहे हैं कि जब प्रकृति के नियम ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं, तो आप हमारे जीवन में दखल क्यों करें? हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में आप जो हस्तक्षेप कर रहे हैं। प्रबोधन का बल तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति पे था। दो तो भाई याद तो रखना पड़ेगा, उनका बल तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति पे था, तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति पे था। उसका कहना था कि तर्क ही ज्ञान का साधन है, तर्क देंगे तभी ज्ञान का साधन, ज्ञान भी बढ़ेगा और तर्क से परिचालित मनुष्य का भविष्य उज्जवल है। तर्क से ही मनुष्य का भविष्य उज्जवल है, इसकी दृष्टिकोण आशावादी था तथा उसका मानना था कि मानव सभ्यता अपनी पूर्णतयता को प्राप्त करेगी, मानव सभ्यता अपनी पूर्णतयता को प्राप्त करेगी। प्रबुद्ध चिंतकों के निम्नलिखित मांग रखी। संवैधानिक, देखो प्रबुद्ध चिंतक ने मांग रखी थी, क्या क्या मांगे प्रबुद्ध चिंतक? संवैधानिक राजतंत्र। वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, विद्रोह जैसे फ्रांसीसी चिंतक तथा जॉन लॉक जैसे ब्रिटिश चिंतकों ने संवैधानिक राजतंत्र की मांग रखी। देख रहे मॉन्टेस्क्यू सब कि एक संवैधानिक राजतंत्र की मांग रखी तथा उनके अनुसार राज्यों को एक निर्वाचित विधानमंडल की सहायता से शासन करना चाहिए। निर्वाचित विधानमंडल मांग रखी कि एक विधानमंडल की सहायता से निर्वाचित, संवैधानिक और निर्वाचित विधानमंडल की सहायता। मुक्त अर्थव्यवस्था देखें। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने यह घोषित किया कि जिस प्रकार प्रकृति अपने आंतरिक नियम है, प्रकृति के अपने आंतरिक गलती होगा भाई, सही लिख लेना, आंतरिक नियम है, उसी प्रकार बाजार के भी अपने नियम है और ये नियम है मांग और पूर्ति के नियम, और ये मांग है मांग और पूर्ति के नियम। उसने वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक प्रकाशित किया तथा उसके माध्यम से यह संदेश दिया कि मुक्त अर्थव्यवस्था सभी के लिए लाभदायक है। इसे लेसज फेयर का नाम दिया गया। इसे क्लासिकल अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है और इसे क्लासिकल अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। आप समझ रहे हो। मुक्त अर्थव्यवस्था की मांग की थी कौन? एडम स्मिथ। मुक्त, जिस प्रकार प्रकृति के नियम स्वतंत्र, उसी प्रकार व्यापार के भी नियम स्वतंत्र होने चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रबोधन ने सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया। फ्रांसीसी मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉ
में यह घोषित किया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए शक्ति का पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर होनी आवश्यक है। व्यक्ति की स्वतंत्र मतलब शक्ति का पृथक्करण, शक्ति को एक हाथ में निहित नहीं होने चाहिए। जैसे अभी प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, कार्यपालिका, तीनों में शक्ति का क्या बंटवारा, इस प्रकार राजतंत्र में क्या होती है, तीनों शक्ति का एक ही होता था। जिससे क्या होती है, शक्ति आ जाएगा तो अपने आप में क्या जगह ये आ जाएगा, घमंड आ जाएगा कि हम बहुत पावरफुल हैं, प्राउड करने लगेंगे। तो इस प्रकार से कहा गया कि शक्ति का पृथक्करण होना बहुत जरूरी है। रूस अपने युग के चिंतक से किस प्रकार अलग था। अब देखिए, रूस एक चिंतक ये भी था, रूस वो अपने चिंतक सारे मॉन्टेस्क्यू थे, एडम स्मिथ थे, लेकिन रूसो का एक अलग विचार था। उसने क्या कहा, देखो, यहाँ अन्य प्रभु चिंतकों पर बल तर्क पर था, अन्य चिंतकों का प्रभु चिंतकों पर बल तर्क पर था, तो वहीं रूसो का भावावेश इमोशंस पर था। ठीक, भावावेश मतलब इमोशन पे था रूस का कहना। जहां अन्य प्रभु चिंतकों का समर्थन संवैधानिक राजतंत्र के प्रति था, तो वहीं रूसो का प्रजातंत्र के प्रति, अर्थात उसने सोशल कॉन्ट्रैक्टर सामाजिक अनुबंध का सिर्फ ध्यान दिया। उसने कहा राजतंत्र मतलब संवैधानिक राजतंत्र होनी चाहिए, उसने कहा नहीं सोशल होनी चाहिए, सोशल अनुबंध तरीके से, और घोषित किया कि सामान्य इच्छा ही जनरल विल, इच्छा से ही संप्रभु शक्ति की इच्छा है, संप्रभु शक्ति की इच्छा, संप्रभु एकता की ही इच्छा होनी चाहिए। अन्य प्रभु चिंतक व्यक्ति के अधिकारों की बात करते थे, वहीं रूस समुदाय की शक्ति पर बल देता था। अन्य चिंतक क्या करते, एक व्यक्ति के मतलब हर व्यक्ति के अलग अलग अधिकारों की बात करते थे, वहीं पूरे समुदाय की बात को लेकर रूसो करता था। इससे रूस इतना फेमस है भाई, रूसो। ठीक है, रूसो एक चिंतक थे, दार्शनिक चिंतक थे। अब देखिए प्रबोधन के विचारों की सीमा, देखिए आपको थोड़ी धुंधला धुंधला आ पा रहा होगा तो आप अच्छे से नोट करते जाएं। अब प्रबोधन के विचारों की सीमा, इसने मध्य वर्ग के अधिकारों की मांग उठाई किंतु निम्न वर्ग के अधिकारों की मांग नहीं उठाई। प्रबोधन के आप देख रहे हो ना सीमा, मध्य वर्ग की मांग उठाई लेकिन निम्न वर्ग के नहीं। अतः उसका मानना था कि सरकार जनता के लिए होनी चाहिए, ना कि जनता के द्वारा, समझ रहे हो, ना ही जनता के। प्रबोधन के विचार में पैट्रियार्की मतलब पुरुष प्रधानता का प्रभाव था, उसे महिलाओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया था। आप ये सब पॉइंट लिख सकते हो, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे भाई। एक तरफ प्रबोधन मानव अधिकार और व्यक्ति के अधिकारों की बात कर रहा था, तो परंतु उसने उपनिवेश के लोगों के शोषण की आलोचना नहीं की। उसे एक तरफ तो दिखा लेकिन एक तरफ नहीं दिखा, व्यक्ति के अधिकारों और मांगों के बात कर रहा था, लेकिन जो शोषण देश था, उपनिवेश जो देश था, उसकी मांग नहीं की, ना ही उसकी आलोचना की कि आप लोग क्यों उसका शोषण कर। प्रबोधन का योगदान देखें, माना जाता है कि प्रबोधन के आगमन से यूरोप की आधुनिकता का आगमन हुआ। आधुनिकता के प्रभाव को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। यह आधुनिकता के प्रभाव को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। आधुनिकता, तर्कवाद एवं मानववाद। आधुनिकता कैसे आई, तर्कवाद एवं मानववाद से। तर्क और मानववाद से संवैधानिक राजतंत्र होगा और मुक्त अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवाद, मानव अधिकार एवं व्यक्ति के अधिकारों की बात होगी। प्रबोधन के विचार के प्रभाव में यूरोप के कुछ निरंकुश राजतंत्र प्रबुद्ध राजतंत्र के रूप में परिवर्तित हो गए। यूरोप में संविधानवाद को प्रोत्साहन मिला। प्रबोधन के विचारों ने विज्ञान एवं तकनीकों को भी प्रोत्साहन दिया। ये समझ गए। अब ये आपका प्रश्न आ जाएगा कि प्रबोधन ने आधुनिक यूरोप की आधारशिला रखी, किस कथन पर टिप्पणी कीजिए। इस कथन पर आप टिप्पणी कीजिए, आप क्वेश्चन नोट कीजिए और इसको हल करने की कोशिश कीजिए। आपने नोट कर चुके होंगे, आप समझ गए होंगे क्या कहाँ कैसे लिखना, आप पढ़ भी रहे होंगे और समझ गए सारे टॉपिक। तो प्रबोधन ये वाणिज्यवाद की आलोचना, प्रबोधन वाणिज्यवाद की आलोचना करता है। मानव एवं व्यक्ति के अधिकारों के प्रति सजगता एवं भाव। देखिए ये मैंने ये 2 टॉपिक लिखे हैं, ठीक है। इसके प्रकार से आप ये रचना किया था मैंने माइंड मैप के हिसाब से कि इस प्रकार से लिखना। वाणिज्यवाद की आलोचना की थी, मतलब अधिकार नहीं होना चाहिए, अपने अपने वाणिज्यवाद की आलोचना की, मतलब राज्य के अंतर्गत व्यापार नहीं होना चाहिए, मुक्त अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, इसकी बात कर रही। और यहाँ मानव के अधिकारों की बात कर रही है, सजगता के भाव, वैचारिक समर्थन, ये सारे टॉपिक आप लिखेंगे। प्रबोधन की आधारशिला रखी है, आधुनिक यूरोप की आधारशिला यही सब है। तो व्यक्ति के अधिकारों की मांग करेगा तो आधुनिक यूरोप तो आएगा ना भाई। पहले व्यक्ति के अधिकारों की मांग नहीं हो रही थी, विधानमंडल नहीं था, संवैधानिक राजतंत्र की बात नहीं हो रही थी ना,
ये सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। पहले व्यापार राज्य के हित के अंतर्गत काम कर रहा था, अब व्यापार मुक्त व्यापार की मांग और पूर्ति के अनुसार क्या होगा। मैडम स्मिथ ने कहा था कि मुक्त व्यापार होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक आपको नोट करते जाए भाई। तब तक के लिए हमारे चैनल को अब लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी दोस्त को ये आप भेज सकते हैं कि नोट करो, ये सबसे अच्छा मैं नोट करवाऊँ, डिस्ट्रिक्ट का है ही तो नोट करते क्यों जाए। क्या मैं आपको कोई पढ़ा नहीं हूँ, बल्कि आपको नोट करवा रहा हूँ। जहाँ आपको समझ भी नहीं आ रहा मैं वहाँ पढ़ देता हूँ, ताकि आप वहाँ आप पॉज करें, समझ लें, बैक हो जाए, पीछे हो जाए। यूट्यूब पे देखो, हमारी वीडियो को डाउनलोड मत करना, मुझे एडिटिंग नहीं आती है करने के लिए, ना मैं इस पर टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं आती है। और हमारी वीडियो 1 से 1.5 GB पहुँच जाती है, 2 GB तक। इसे डाउनलोड बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपके ये मतलब पूरे MB खत्म हो जाएंगे। जितना का रिचार्ज करो और महंगा पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ मुफ्त में आप पढ़ाई करो और आपको पढ़ाई में ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे पैसे। मैं कम और बोलते हैं बिजनेस लोग का एक रूल्स होता है, कम खर्च में ज़्यादा बेनिफिट करना। उसी नीति को अपना लो, कम खर्च में ही ज़्यादा हम प्रॉफिट पैदा करें। चलिए ये थे, और मैं आपको यहाँ तक अमेरिकी क्रांति अब स्टार्ट होगी। आप यहाँ से अमेरिकी क्रांति एक क्रांति थी, इसका स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या पड़ा। अमेरिकी क्रांति एक मध्यवर्गीय क्रांति क्यों कहा जाता है, अमेरिकी क्रांति के पीछे कौन से मुद्दे नहीं थे, अथवा अमेरिकी क्रांति के क्या कारण थे। अब मैं यहीं से आपको फिर अमेरिकी क्रांति के बारे में बताना स्टार्ट करूँगा। ये सारे थोड़ी से मैं आपको बता देता हूँ अमेरिकी क्रांति के महत्व। ये सारे मैं आपको मुद्दे बताऊँगा यहाँ से कल, ठीक है। तो अमेरिकी क्रांति 1776 से 1789 से स्टार्ट होने वाली है। कल मैं यहाँ सबको बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहेंगे। थैंक यू मेरे दोस्त।